हाई 10th स्टैंडर्ड, क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एग्जाम्स एकदम पास आ चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं फर्टिलाइजेशन एंड बेबी फॉर्मेशन। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, पहले हमने एमआरएस पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद एफआरएस पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज अपन देखेंगे कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन और कैसे होता है बेबी का फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो स्टार्ट करें, चलो बढ़िया। स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही होगा कि मेरा नाम है देवेश पांडे। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म करते हैं आज, है ना। मेरा नाम है देवेश पांडे और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? फर्टिलाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। एमआरएस एफआरएस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे के लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ये सब बातें मैंने एफआरएस जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, वैसे ये एमआरएस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये एफआरएस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पर्टिकुलर मूवी में हम एक हीरो की बात कर रहे थे जिसका नाम था स्पर्म। हमने देखा था स्पर्म यानी स्पर्म जो था वो एमआरएस से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकल चुका था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर चुका था यानी वजाइना में एंटर कर चुका था। और आज हम पढ़ने वाले हैं उस स्पर्म के साथ हुआ क्या, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने लिखा है पैथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है तो वो कहां से जाएगा? तो सबसे पहले वो एंटर करेगा कहां पे? वजाइना में। उसके बाद सर्विक्स के थ्रू होते हुए वो कहां पे पहुंच जाएगा? यूटेरस में। और यूटेरस के बाद जाएगा फलोपियन ट्यूब में, जहां पे इसका मीटिंग होगा किसके साथ में? एग के साथ में, और जहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा बेसिकली। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द स्पर्म, ड्यूरिंग जर्नी ऑफ स्पर्म सेल मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल डाइड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। 200-300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए थे, 20-30 करोड़। अब 20-30 करोड़ में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, करोड़ों स्पर्म मर जाते हैं कुछ रीजन की वजह से। पहली बात आप ध्यान से सुनिए, जैसे ये स्पर्म वजाइना में एंटर करेगा तो वजाइना इज वेरी एसिडिक। जो वजाइना होती है वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है। याद करेंगे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज किया था उन्होंने? अल्कलाइन फ्लूइड, सो दैट कि वजाइना के इस एसिडिटी को क्या किया जा सके, इसके सामने थोड़ा सा स्पर्म क्या कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन वजाइना इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि स्पर्म इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते और करोड़ों स्पर्म जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर वजाइना में एंटर करते ही मर जाते हैं। बात समझ में आई क्या? वजाइना इज वेरी एसिडिक। कौन सा बैक्टीरिया यहां पे प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहां पे प्रेजेंट होता है, जो कर्ड में भी प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से वजाइना काफी ज्यादा एसिडिक होती है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ओव्यूलेशन चल रहा होता है, ओव्यूलेशन आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब एग रिलीज होता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं ना। जब ओव्यूलेशन चल रहा होता है तो ये सर्विक्स ना, ये जो सर्विकल वॉल होती है ये स्पर्म के फेवर में आ जाती है। फेवर स्पर्म, दिस पर्टिकुलर सर्विकल वॉल फेवर्स स्पर्म। ये थोड़ा सा स्पर्म के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है। आया समझ में? मतलब एसिडिटी को थोड़ा कम कर देती है। अब वजाइना बहुत ज्यादा एसिडिक है तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म यहां पे मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये सर्विकल वॉल काफी ज्यादा थिन है, तो कुछ स्पर्म यहां से पास ही नहीं हो पाएंगे। बात बराबर है क्या? सर्विकल वॉल काफी ज्यादा थिन है तो कुछ स्पर्म वहां से ही पास नहीं हो पाएंगे। सेकेंड पाथ ऑफ सर्विक्स लिख दो, इज थिन। पाथ ऑफ सर्विक्स इज थिन। अब ध्यान से देखेंगे तीसरा रीजन है, बहुत सारे स्पर्म यहां पे मर जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। याद करो, सेमिनल वेसिकल से उनको मिला था फ्लूइड जिसमें क्या था? फ्रुक्टोज, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म ना ये पूरे पाथ से जाते हुए, जब तक वो यूट्रस में पहुंचेंगे या फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे, उस पूरे पाथ से जाते हुए उनकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, फ्रुक्टोज खत्म हो जाएगा, तो वो भी क्या होंगे? आगे स्विम नहीं कर पाएंगे, उनकी मोटिलिटी चली जाएगी तो वो डाई कर जाएंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म ये मर जाएंगे ड्यू टू फ्रुक्टोज। अब जैसे तैसे मान लो 200-300 मिलियन में से 100 मिलियन स्पर्म या 50 मिलियन स्पर्म किसी तरीके से कहां पे पहुंचे? यूट्रस में पहुंचे। 50 मिलियन स्पर्म कहां पे पहुंच गए? यूट्रस में पहुंचे। तो जैसे ही यूट्रस में पहुंचेंगे
तो हम सबके बॉडी में होते हैं WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपको पता होगा प्रेजेंट होते हैं। जब कभी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सेल एंटर करता है तो WBC सेल्स क्या करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं। इस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी के लिए ये स्पर्म, इसका तो डीएनए अलग है ना, स्पर्म का डीएनए अलग है। पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में जब स्पर्म एंटर करेगा तो ये WBC सेल्स के लिए कैसे काम करेगा, फॉरेन बॉडी के जैसे, है ना। तो मिलियन WBC सेल्स विल किल मिलियन ऑफ स्पर्म, कई लाखों स्पर्म्स को तो क्या WBC सेल्स ही खा जाएंगे। बात बराबर है क्या भाई? 200-300 मिलियन ऐसे ही नहीं रिलीज हो रहे, 200-300 मिलियन रिलीज हुए, एंटर किए, वजाइना इतनी ज्यादा एसिडिक थी कि पहले ही मर गए, फिर उसके बाद पाथ ऑफ सर्विक्सिस थी, वहां से जा नहीं पाएंगे आगे, फिर ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रुक्टोज जो लेके आए थे उसकी एनर्जी खत्म हो गई, है ना। और WBC सेल्स भी क्या करेंगे इनको, नहीं, WBC सेल्स भी क्या करेंगे, इनको मार देंगे, ठीक है। अब जैसे तैसे करके अगर वो इन सब क्या बोलते हैं कठिनाइयों का सामना करके, इन सब कठिनाइयों का सामना करके आगे पहुंच जाते हैं, तो आपको पता होगा कि यहां पे यूट्रस में आने के बाद इन सभी स्पर्म के लिए दो पाथ हैं। यूट्रस में आने के बाद इन सभी स्पर्म्स के लिए दो पाथ हैं, दो फेलोपियन ट्यूब हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कौन से फेलोपियन ट्यूब में एग है, कौन से फेलोपियन ट्यूब में एग है, ये तो उनको नहीं पता, बात बराबर है ना। तो आधे स्पर्म, लेट अस सपोज कुछ स्पर्म इस पर्टिकुलर वे में जाएंगे, कुछ स्पर्म इस पर्टिकुलर वे में जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पे एग है अपना, ठीक है, यहां पे अपना एग है। तो जो स्पर्म इधर जाएंगे उनका तो मतलब है वो कुछ काम करेंगे, लेकिन जो स्पर्म इस डायरेक्शन में गए, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो बेचारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात बराबर है क्या? वो बेचारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। अब जब कुछ स्पर्म यहां पे जाएंगे तो वो सारे स्पर्म एक से मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था डे 14 पे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसी दिन से ओव्यूलेशन, उसी दिन से एग मैच्योरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और डे 14 पे एग रिलीज होता है। जैसे ही एग रिलीज हुआ उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर के 36 आवर तक का एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें एग फर्टिलाइज हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर के 36 आवर पे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एग 24 से लेकर के 36 आवर तक के लिए वेट करता है, जहां अगर मान लीजिए स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, अदरवाइज फर्टिलाइज नहीं होगा। बात बराबर है, इतना क्लियर है। तो भाई आए थे 200-300 मिलियन, कुछ यहां पे मर गए, कुछ यहां पे मर गए, कुछ नहीं बहुत सारे, और यहां पे मर गए। इस तरीके से जब यूट्रस में लगभग कितने पहुंचे, यूट्रस में लगभग पहुंचे 5000 से लेकर के 10,000। अब यूट्रस के बाद जब वो आगे ट्रेवल करेंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ बंच ऑफ स्पर्म, या आप बोल सकते हो 150-200 स्पर्म ही सक्सेसफुली कहां पे पहुंच पाते हैं, एग के पास पहुंच पाते हैं। 150 से 200 स्पर्म क्या होते हैं, एग के पास पहुंच जाते हैं। आप ये याद रखेंगे कि पैथवे ऑफ स्पर्म में कहां पे स्पर्म कैसे कैसे मरते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात बराबर है क्या, एकदम अच्छे से क्लियर है। तो 150-200 स्पर्म जब यहां पे पहुंच गए, जब 150-200 स्पर्म यहां पे पहुंच गए, अब होगा फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म एक को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, मतलब एक के अंदर एंटर होने को ट्राई करने लगेंगे, जो 150 से 200 स्पर्म गए थे, है ना। और जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ पाथ है, ऐसे ऐसे स्पर्म गए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक था, तो जो स्पर्म यहाँ पे गए उनका मतलब होगा जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, देखो यहाँ पे दोनों साइड में एरोज है, जिस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाएंगे उनका कुछ मतलब नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? तो बेटा ये देख लो, फर्टिलाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ स्पर्म सेल मर्ज with the matter of egg ovum typically in the fallopian tube to create single cell zygote initiating pregnancy। ठीक है, इसी के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ ऐसा आपको इमेज देखने को मिलेगा, ये एग है अपना, ये एग है और स्पर्म इसके सराउंडिंग में होंगे, कुछ ऐसा आपको इमेज देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ध्यान से देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एज सुन द मोस्ट हेल्दी स्पर्म, जो सबसे ज्यादा हेल्दी होगा, हेल्दी स्पर्म फ्यूज विथ एग, द एग hardens its wall to make sure no other
नो अदर स्पर्म विल एंटर। ठीक है भाई, जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे 150 से 200 स्पर्म जो एक के चारों तरफ सराउंडिंग में है, ठीक है, जैसे ही, अब 150 200 बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही मत पकड़ के बैठ जाना, मतलब बहुत ही कम नंबर होता है स्पर्म का। जैसे ही एक कोई स्पर्म एक को फ्यूज करेगा, एक की वॉल तुरंत ही क्या हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी, आउटर लेयर तुरंत ही हार्डन हो जाएगी, सो दैट कि बाकी के बचे हुए स्पर्म उसको फ्यूज ना कर पाए। आई होप इतना क्लियर होगा, क्योंकि एक बार जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एक बार एक स्पर्म का डीएनए अंदर चला गया, उसके बाद कोई भी स्पर्म उस पर्टिकुलर एक के साथ फ्यूज होगा नहीं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया, यहाँ पे मैं बता दूं, स्पर्म प्लस एग, दिस विल फॉर्म व्हाट, जाइगोट। तो बेटा जाइगोट बन गया है, लेकिन अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद एक और रीजन था, मैं बताना भूल गया आपको, एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो हमने रीजन देखा ना कि बहुत सारे स्पर्म सेल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, किधर गया, एक सेकंड ना, ये जो हमने रीजन देखा कि बहुत सारे स्पर्म सेल मर जाते हैं। अब जरा ध्यान से अगर आपको याद हो तो फैलोपियन ट्यूब क्या कर रही है, एग को पुश कर रही है यूट्रस की तरफ। तो जब स्पर्म इसके अंदर जाएंगे ना, जब स्पर्म इसके अंदर जाएंगे तो जो यहाँ से वेव जनरेट हो रही है, लाइक जिस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से ये एग यूट्रस की तरफ आ रहा है, वो फोर्स स्पर्म्स पे भी तो लगेगी, बात बराबर है। वो फोर्स की वजह से स्पर्म भी तो अपोजिट डायरेक्शन में पुश होंगे, तो बहुत सारे स्पर्म इस वजह से भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये एग फ्यूज होगा, उसके बाद यहाँ पे देखो स्पर्म का फ्यूजन हुआ, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब बहुत सारे सेल्स के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेल्स का एक बंच बन जाएगा। ठीक, माइटोसिस हो रहा है ना, सेल्स का एक बंच बन जाएगा, और इस तरीके से ये पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का जो यहाँ पे सेल, बंच ऑफ सेल है या एम्ब्रियो जिसको आप बोल सकते हो, ये किधर मूव करने लगेगा, यूट्रस की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, बात बराबर है। 14th डे आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 14th डे पे एग रिलीज हुआ था, उसके बाद 24 से लेकर के 36 आवर्स तक का टाइम पीरियड रहता है, उसमें ये फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बता दूं, स्पर्म प्लस एक जाइगोट बनता है, बट ओनली 30 to 40% zygote will successfully form a baby। भाई फ्यूजन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, क्या 100% सक्सेस रेशियो यहाँ पे मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 से 40% जाइगोट ही किसमें कन्वर्ट होंगे, एक बेबी में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूजन होने के बाद कंपलसरी इंसान या पर्टिकुलर वुमेन प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 to 40% का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब वो एम्ब्रियो लुढ़कता हुआ या एम्ब्रियो मूव करता हुआ यूट्रस के पास आएगा, तो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एम्ब्रियो विल जॉइन, अगर एम्ब्रियो बन चुका है, विल जॉइन विथ यूटेरस वॉल, यूट्रस की वॉल से ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। इसको अपन क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम। इस वॉल से ज्वाइन हो जाएगा, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम से बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज, इसको बोलते हैं फिटस। इसको क्या बोलेंगे अपन, फिटस। फिटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसके सराउंडिंग में आपको व्हाइट कलर का कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है, व्हाइट कलर का कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक सेल। इसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सेल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बेबी जब फॉर्म होने लगता है तो एक पर्टिकुलर बैग के अंदर रहता है, और इस बैग के अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है, इस बैग के अंदर काफी सारा फ्लूइड होता है। एमनियोटिक सेल है तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चा इसी के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। सेकंड मंथ में कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, थर्ड मंथ में ऐसा, फोर्थ मंथ में ऐसा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेबी के बेली बटन से एक आप देख सकते हैं कनेक्टेड है चीज, जिसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कॉर्ड इज कनेक्टेड विद बेबीज बेली एंड
वन पोर्शन ऑफ मदर्स यूटेरस, इस पर्टिकुलर पोर्शन को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। इस पर्टिकुलर पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन के जैसा काम करता है। जब तक बेबी यूटेरस में रहेगा, वॉर्म में रहेगा, ये प्लेसेंटा एक ऑर्गन के जैसा काम करता है। कैसा ऑर्गन भाई? बच्चे के पास मुंह नाक ये सब तो है नहीं ना, मुंह नाक तो नहीं है। बच्चा क्या करेगा? कहां से न्यूट्रिशन उसको मिलेगा? मम्मी जो भी खाएगी उसमें सबसे जो बेस्ट न्यूट्रिशन होंगे, सबसे जो बेस्ट चीजें होंगी, ये प्लेसेंटा क्या करेगा? इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर करेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा? फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को ट्रांसफर करेगा सारे अच्छे वाले न्यूट्रिशन। बात बराबर? अब जरा ध्यान से देखेंगे, बेबी, अब ऑब्वियसली बेबी कुछ कंज्यूम कर रहा है तो वो कुछ रिलीज भी करेगा। जो उसके अंदर से वेस्ट निकलेगा, स्टार्टिंग में सॉलिड वेस्ट नहीं जनरेट होता है, लिक्विड वेस्ट जो भी निकलेगा वो प्लेसेंटा क्या करेगा? इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर्स बॉडी में ट्रांसफर कर लेगा। बात बराबर है? न्यूट्रिशन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर गया और बेबी का जो वेस्ट होगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर्स बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर? जैसे ही बेटा 5th 6th मंथ आता है ना, जैसे ही 5th 6th मंथ, प्रेगनेंसी का 5th 6th मंथ आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे बेबी के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, बेबी के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और यही वो टाइम होता है 5th 6th मंथ के बाद जब बेबी यूरिनेशन स्टार्ट करता है उसी पर्टिकुलर एमनियोटिक सेल में। उसी पर्टिकुलर एमनियोटिक सेल में बेबी क्या करता है? यूरिनेशन स्टार्ट करता है। बात बराबर? अब जरा ध्यान देंगे, 6th मंथ, 7th मंथ और 7th मंथ आते आते बेबी का जो डायरेक्शन होता है, पहले हेड ऊपर था, अब बेबी का डायरेक्शन हेड जो होगा वो नीचे हो जाएगा। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे, हेड नीचे क्यों हुआ। और उसके बाद 8th मंथ में कुछ ऐसा, और 9 मंथ में, आफ्टर 9 मंथ बेबी इज नाउ रेडी फॉर टेकिंग बर्थ। अब जरा ध्यान देंगे, मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई बेबी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है ना? चलिए, बर्थ ऑफ अ बेबी, जब बेबी का डायरेक्शन बेटा, अगर इस सर को मैं ऊपर रखूं, ठीक है, और डिलीवरी होने वाली है, तो जब बेबी इस पर्टिकुलर वजाइना से, वजाइनल कैविटी से बाहर निकलेगा, वजाइना से बाहर निकलेगा, तो यार तुम देखो, अगर मैं हेड की तरफ से इसको पुल करूंगा तो जो हैंड वगैरह है वो पर्टिकुलर हैंड एंड ऑल इस पर्टिकुलर थिन जो लाइक स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो वजाइना का, इसको ब्लॉक नहीं करेगा। तुम ही सोचो ना, बेबी को अगर हमको स्मूथली निकालना है तो जो रिवर्स हुआ उसकी वजह से हाथ, देखो हाथ क्या है नीचे, अगर हम लाइक ऊपर से कुछ चीज हमको कोई खींचेगा, ऊपर से हमको कोई खींचेगा तो ये हाथ स्मूथली नीचे ही रहेगा, ऐसा सेट रहेगा। बट अगर हमको रिवर्स डायरेक्शन से कोई खींचेगा तो हम इन हाथों से हो सकता है फंस जाए, या हो सकता है इसको लाइक ये वॉल्स को टच करें, वजाइनल कैविटी को टच करें, है ना, साइड साइड में। तो इससे प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होगी बेसिकली उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, है ना। इसलिए पहले से ही ऐसा किया जाता है, या जिसका मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ रहता है, जिसका बेबी ऐसा टर्न नहीं हुआ रहता है, तो जो नर्सेस होती हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बेबी को वॉर्म के अंदर ही टर्न करते हैं सो दैट कि कॉम्प्लेक्सिटीज ना आ जाएं और डिलीवरी अच्छे से हो पाए। बात बराबर है? अच्छा, डिलीवरी के टाइम पे एक फीमेल हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जो आप याद रखेंगे। ये क्या करता है? वजाइनल कैविटी को थोड़ा ब्रॉडन करता है, ये सारी चीज़ों का काम करता है सो दैट कि बेबी बाहर आ सके अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से बेबी को डॉक्टर्स बाहर निकालते हैं, और बेबी जैसे ही बाहर निकलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी आ चुका है और मस्त, है ना। अब ये बेबी उस एमनियोटिक सेल में था तो इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड गया रहता है, बहुत सारा फ्लूइड गया रहता है, बराबर क्या। तो जैसे ही बेबी बाहर निकलता है तो डॉक्टर्स को क्या करते हैं? पैट करते हैं, रोने से क्या होता है? वो सारे फ्लूइड्स बाहर आते हैं बेबी से, बेबी के माउथ से, और बेबी का रेस्पिरेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए रोना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बर्थ के बाद, है ना। ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सब मदर वॉर्म के अंदर क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड्स थे उनके रेसिड्यूज हैं, उनके जो बचे हुए पार्ट हैं वो बेबी के बॉडी पे लगे रहते हैं जब उसका बर्थ होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी हैज बॉर्न, राइट। इस तरीके से जो प्लेसेंटा था, अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बेबी से और मदर से कनेक्टेड होती है, यहाँ पे 2 क्लिप्स लगाई जाती हैं और इस पर्टिकुलर अम्बिलिकल कॉर्ड को बेबी के बॉडी के पास से कट कर दिया जाता है। अब उसका कुछ काम नहीं है, यही से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? स्टेम सेल भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो आपका सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, ठीक है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया,
क्लिप्स क्यों लगाई? सो दैट कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, बात बराबर है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, प्लेसेंटा जो एक टेम्पररी ऑर्गन था ना, वो भी बाहर आ जाता है, वो भी मदर बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरीके से बेबी का बर्थ हो जाता है। और बेबी के बर्थ होने के बाद जो भी बस खुशियां मनाओ, बेबी बॉर्न हो चुका है। इसके बाद इसको क्लीन वगैरह करके फिर मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है, मम्मी का जो दूध होता है उसको पिलाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, समझ गए ना बेबी कैसे बॉर्न होता है? एकदम अच्छे से समझ गए, आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल गया। ठीक, आई होप ये आपको लेक्चर समझा रहेगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे स्पर्म सेल मर जाते हैं। मरने के बाद लेकिन कुछ जो स्पर्म सेल जो बच जाते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी होती है, हम पहले से ही बचपन से देखो एक रेस लड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्रेव होते हैं, जिनके अंदर जो हेल्दी स्पर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एक को फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन रेशियो 30 to 40% ही होता है। अगर आप मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, बराबर, एग्जामिनर विल बी हैप्पी, राइट। इस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होता है और बेबी का बर्थ होता है। ये मैंने बताया स्ट्रक्चर अपोजिट क्यों हो जाता है, सो दैट कि बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्सिटीज ना आए, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज ना आए, ठीक है। एग रिलीज होने के बाद, ओव्यूलेशन के बाद 1 से 1.5 दिन तक वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। अगर वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल शेड होकर के गिरना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने है, जल्दी से देख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।